हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम पिछले कुछ वीडियोस में बेसिक कंसेप्ट के तहत कई टॉपिक हमने पढ़ा था डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हमने पढ़ा था एवरेज, परसेंट, मतलब हिंदी का है, हाँ, औसत, अनुपात, लाभ हानि, आय व्यय, और आपका एक पढ़ा था, एक टॉपिक और पढ़ा था प्रतिशत के बारे में, औसत के बारे में। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हमने पढ़ा था जो कि बेसिक है। वो पांचों टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा। उसमें से 3 तो इनिशियल है, जो औसत यानी परसेंटेज है, रेशियो अनुपात, और आपका एवरेज यानी औसत। ये आपको हमेशा हर डीआई के क्वेश्चन में रहेगा। तो बेसिक के तहत हमने बताया था। उसके साथ साथ हमने कई क्वेश्चन कराया था, और उस क्वेश्चन को कई तरीके से यानी कई मेथड से हमने समझाया था कि एक ही क्वेश्चन है, कई मेथड से बनाया जा सकता है, और सभी मेथड अपने आप में सही है। किसी में डाउट नहीं करना है कि ये मेथड सही है या वो मेथड बेहतर बेहतर है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेप नहीं छोड़ना है, सारा कैलकुलेट करके दिखा देना है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, ताकि आपको एक मार्क्स भी, आधा मार्क्स भी ना कटे। ठीक, तो उस किए थे। उसके बाद हम डेटा इंटरप्रिटेशन का अब मूलभूत जो टॉपिक है, जो आपको सिलेबस में लिखा हुआ रहता है, ग्राफ्स, और आपको पढ़ना है ग्राफ के बारे में। तो मेनली 4 प्रकार का आपको टेबल और ग्राफ को लेकर बढ़ेंगे। तो डेटा टेबल, एक दूसरा पाई चार्ट होगा, तीसरा लाइन ग्राफ होगा, और चौथा आपका बार ग्राफ होगा। ये 4 के बारे में आपको पढ़ना है। तो एक एक करके चारों के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत सारा थ्योरी, जो थ्योरी उसके लिए होगा वो बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में पूछा गया है उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं डेटा टेबल। उसके पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप जो बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो उस सब वीडियो को भी देख लीजिए, उसके बाद यहाँ देखिएगा, तो काफ़ी आप इजी वे में रहिएगा, काफ़ी आप इजी वे में समझ भी पाइएगा। ताकि हमने बहुत सारा चीज़ वहाँ पे बताया है, उसको लिंक करके हम यहाँ पे आगे बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है कि आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। बीपीएससी सत्याग्रह टेलीग्राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन कंटेंट आपको पर डे कुछ ना कुछ दिया जाता है। उसमें आपको मंडे डेली यानी मंडे टू फ्राइडे पेपर एडिटोरियल दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, जो कि बेस्ट आर्टिकल 5-7 पेपर पढ़ने के बाद उसको निकाल के आपको दिया जाता है, जो आपको मेंस और एसे में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। दूसरा, ये सैटरडे को सैटरडे आप कंटेंट फॉर एसे दिया जाता है, यानी जो एसे, इस अभी जब बदलते पैटर्न में बीपीएससी क्वालिफाई करने का 2 ही की पॉइंट है, की एरिया है। आप तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया से कर लीजिए, और एसे को बहुत अच्छा लिखाइए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि जीएस में बहुत कुछ नहीं आप गैप क्रिएट कर पाइएगा, क्योंकि जीएस में ऑन एवरेज सबका मार्क्स ठीक ठाक रहेगा, 1-2 नंबर का ही अंतर होता है एक क्वेश्चन में। किसी को 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है, किसी को 2-4 नंबर। बहुत गलत लिखिएगा तब गलत मार्क्स आता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट, जो फाइटिंग स्टूडेंट है, जो फाइट कर रहे हैं, जो मतलब दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके लिए वो एवरेज रहता है। इसलिए आप 2 चीज़ों को संभालिए। तो आपको एक तो कंटेंट दिया जाता है ऐसे के लिए। उसके बाद संडे को आप मैगजीन दिया जाता है, योजना और कुरुक्षेत्रा के बेस्ट आर्टिकल जो मैगजीन में आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। उसके बाद मंडे को पिछले एक सप्ताह का जो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर दिया जाता है, यानी बिहार में जितने भी घटनाएं घटी हो, जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उसको आपको दिया जाता है। उसके अलावा थर्सडे के थर्सडे आपको रिवीजन सीरीज की शुरुआत किया गया है, जिसमें आपको पिछले माह या पिछले सप्ताह का जो भी हुआ हो, आपका करेंट अफेयर दिया जाएगा। माह वाइज ही दिया जाएगा, क्योंकि मंथली वाइज, जैसे इस बार इस थर्सडे को आपको ये मिल जाएगा, आपको जून का मिल जाएगा करेंट अफेयर। उसके बाद मई वो पीछे कर देंगे हम। तो जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद PYQ विथ 1 लाइन, यानी जो बीपीएससी में पिछले 15-20 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको 1 लाइन करके आपको सारा का सारा पढ़ जाना है, सारा का सारा देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक, तो उस सीरीज की शुरुआत किया गया थर्सडे थर्सडे को। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और जुड़िए। बीपीएससी सत्याग्रह क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, और आप भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए, जुड़िए उससे, शेयर कीजिए आप उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज डेटा टेबल। तो देखिए, डेटा टेबल में क्या है कि बहुत सारा थ्योरी है नहीं, इसमें बस थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बारे में हम देख लेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो देखिए थ्योरी क्या है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी डेटा है, बहुत सारा डेटा रहता है, तो डेटा क्या रहता है, बहुत डेटा ऐसे है तो एम्बिग्यूटी है, डेटा में कोई स्पष्टता नहीं रहता है। मान के चलिए अभी जाति सर्वे किया गया है बिहार में, तो जाति सर्वेक्षण किया गया, तो मानिए जो भी हम डेटा इकट्ठा किए हैं, हर ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, गांव वाइज, जो भी हम किए हैं, और सभी को हम डेटा को लिए और ऐसे ही छोड़ दें। या मानिए एक ब्लॉक का ही लेते हैं, तो ब्लॉक में बहुत सारा डेटा लिए, और उस डेटा को हम अगर एनालाइज ना करें, उसको बेहतर रिप्रेजेंट ना करें डेटा को, तो फिर उस डेटा लेने का कोई बेनिफिट होगा क्या। माने एक ब्लॉक में हम लेके इतना महिला है, इतना ये है, इतना वर्ग का है, और डेटा लिए ऐसे छोड़ दिए, तो उसको तो रिप्रेजेंट करना होगा ना। मान के एक ब्लॉक का पूरा डेटा रिप्रेजेंट करके हमको दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो
ग्राफ का यूज करेंगे, कोई टेबल का यूज करेंगे। तो उसी में से एक टेबल होता है जो आज हम पढ़ रहे हैं, डेटा टेबल। उसके बारे में क्या है कि वो सबसे, देखिए डेटा टेबल डेटा को दर्शाने का सबसे मौलिक और सबसे बहुमुखी तरीका है, यानी सबसे मौलिक है, फंडामेंटल है। क्या है? सबसे फंडामेंटल तरीका होता है किसी भी डेटा को दिखाने का। मान के चलिए कि ये आपको हम बता रहे हैं, देखिए मान लिया कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, ए बी सी डी, 4 कंपनी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि कार का उत्पादन कर रहा है, मान लीजिए कार का उत्पादन कितना, 2020 में, 21 में, 2022 में, मान लीजिए 2023 में, ठीक है, कार का उत्पादन कर रहा है। अब जैसे ही कार का उत्पादन कर रहा है तो कुछ डेटा होगा कि हाँ कंपनी ए 2020 में इतना कार का उत्पादन कर रही है, मैंने 50 कर रहा है, ए मान लीजिए 110 कर रहा है, 101 कर रहा है, 120, 200 कर रहा है, 150 कर रहा है, मान लीजिए ये, मान लीजिएगा 70 कर रहा है, 100 कर रहा है, 90 कर रहा है, 60 कर रहा है। इसी तरह मैंने 50, 70 कर रहा है, 50 कर रहा है, 20 कर रहा है, 10 कर रहा है, माने 10 कर रहा है, 80 कर रहा है, 200 कर रहा है, ऐसे डेटा दिया हुआ है। तो क्या होगा, एक कंपनी 4 है और ये वर्ष दिया हुआ है, कार का उत्पादन उसका दिया हुआ है, तो ये डेटा का क्या हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इसी डेटा को बोलें कि हाँ कार 4 कंपनी है, कार का उत्पादन कर रहा है, तो लिख दें 2020 में 50 है, 2021 में ऐसे ऐसे लिख के बताएं, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन हुआ? क्या नहीं। लेकिन हमने टेबल में दिया था, क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ भाई कंपनी है 2020 में इतना कर रहा है। खोजना ही रहा है कंपनी सी का, तो भाई कंपनी सी है 2022 में, देखो भाई इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बस डेटा का सबसे मौलिक फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल। डेटा को तालिका में स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। स्तंभ मतलब कॉलम, ये हो गया कॉलम आपका, और ये हो गया पंक्ति यानी रो। तो इसी में देख रहे हैं कंपनी का डेटा है, इस तरह रो में सजाए, यानी कॉलम एंड रो यानी स्तंभ और पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है टेबल वाले में। अन्य विभाग विभिन्न प्रकार के डेटा निरूपण यानी डेटा फॉर्मेट प्रारूप जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट आदि तालिका से ही उत्पन्न होते हैं। यानी इसीलिए इसको बोला गया है मौलिक है, यानी फंडामेंटल है, यानी इसी से आपका बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट का जनरेट हुआ है, यानी इसी से उत्पन्न हुआ है। कैसे, देखिए अब मान के चलिए टेबल में हमको डेटा दिया हुआ है, हमको इसी को लाइन ग्राफ में दिखाना है, तो क्या नहीं दिखा देंगे, इधर वर्ष हो जाएगा 2020, 21, 2022, 2023, इधर क्या है वर्ष है, इधर क्या दिखा देंगे, इधर दिखा देंगे आपका कार का उत्पादन, कार का उत्पादन दिख जा रहा है, दिख रहा है कार का उत्पादन। अब देखिए क्या 2020 में एक कितना कर रहा है, इधर इधर डेटा रहेगा, मानिए 50 कर रहा है, यहाँ पे आया, ये मानिए इसको यहाँ पे आया, और इसको मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, और इसको यहाँ मान लीजिए, अभी वो डेटा हम नहीं देख रहे हैं, ऐसे मान ले रहे हैं रैंडम। तो देखिए क्या होगा, इसे जुड़ेगा, और ये मान लीजिए ए का है, उसी तरह बी का होता कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, तो ये बी का हो जाता। उसी तरह मान लीजिए सी का होता कि सी का होता यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है, नीचे यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे सी का होगा। तो क्या यही डेटा ऐसे कर सकते हैं? तो देख रहे हैं क्या, टेबल से ही लाइन ग्राफ बना, टेबल से ही बार ग्राफ बन जाएगा, टेबल से ही पाई चार्ट का भी डेटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको टेबल को फंडामेंटल बोला जाता है, यानी सबसे मौलिक रूप है, ठीक। और देखिए कुछ एक दो पॉइंट और देखिए, जब टेबल का क्वेश्चन है तो टेबल के क्वेश्चन में तो ये डेटा आपको क्लियर क्लियर दिखेगा कि हाँ इधर कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे कंपनी लिखा हुआ है तो पता चल गया कंपनी है, इधर वर्ष है तो इधर वर्ष है। अब एक कार का उत्पादन, अब यहाँ पे देखिए कभी कभी यूनिट दिया हुआ रहता है कि 1000 में, यानी 1000 में, अगर लाख में रहता तो लाख में, और मिलियन में रहे तो मिलियन में, ऐसे आपको यूनिट दिया रहेगा। तो यूनिट पे भी विशेष ध्यान देना है, और इसको जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा वो देना है। चलिए ठीक है, तो इतना डेटा टेबल में इतना ही थ्योरी है, थ्योरी बहुत कुछ नहीं है, क्वेश्चन से और थ्योरी चीज़ें हम देखेंगे, और बीच बीच में जो भी कंसेप्ट आएगा आपको बताएंगे। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई तालिका 5 स्टोर, क्या बताएगी, 5 स्टोर है द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या को दर्शाती है, और इन स्टोर द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की संख्या का जेल पेन की संख्या से अनुपात को दर्शाता है। यानी जो टेबल है, टेबल हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 5 स्टोर है, तो देखिए 5 स्टोर है जी, ए बी सी डी स्टोर है, बेचे गए कुल बॉल पॉइंट दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, बॉल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कुल बॉल पॉइंट पेन है, बेचे गए बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन से अनुपात, यानी 9:5 से ऐसे ऐसे अनुपात दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए कभी भी ये अनुपात जो दिया हुआ है, तो ये अनुपात किसको होगा, अगर मान के लिए बॉल पॉइंट है और जेल पेन है,
तो ये दोनों का टोटल देना चाहिए, यानी हमको बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन कुल पेन देना चाहिए, कुल पेन, तभी ना कुल पेन दे देगा। तो अगर मानिए बॉल पॉइंट का निकालना रहता था 9/14 करते कुल का, या हमें अगर अगर हमें जेल निकालना रहता था क्या करते, जेल निकालना रहता था 5/14 से गुना करते कुल में। लेकिन क्या कुल पेन दिया हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन दिया हुआ है, यानी हमको कुल पॉइंट पेन तो निकालना होगा, तभी ना इसका यूज कर पाएंगे हम अनुपात का। देखिए अनुपात वाले टॉपिक में चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, पीटी के जो बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मैथ और रीजनिंग वाला जो एक सीरीज निकाला था, उसमें भी हम रेशियो पढ़ाए हैं, अनुपात पढ़ाए हैं, और हम डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनुपात पढ़ाए हैं। तो दोनों वीडियो पहले देखिए, तब आपको बहुत चीज़ें क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ टोटल होना चाहिए, हमको कुल पेन मालूम होना चाहिए, लेकिन कुल पेन तो हमको दिया हुआ नहीं है, यानी हमको क्या करना होगा, पहले कुल पेन निकालना होगा। अब कुल पेन कैसे निकालेंगे, तो कुल पेन निकालने के लिए बस मान लेंगे कि, मान के चलिए स्टोर ए है, उसके लिए कुल पेन x है। चलिए आपको देख बता रहे हैं, तो मान लीजिए, माना स्टोर ए द्वारा बेचे गए या बेचा गया कुल पेन, कुल पेन क्या है, कुल पेन x बराबर x मान लीजिए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, देखिए ये सब लिखने का तरीका होता है ताकि आपको बढ़िया रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रश्नानुसार अब देखिए बॉल पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो बॉल पॉइंट निकालिए। तो देखिए बॉल पॉइंट पेन, तो बॉल पॉइंट पेन, तो बॉल पॉइंट पेन बराबर क्या होगा, x टोटल का। तो देखिए स्टोर ए के लिए बॉल कितना है 9, तो बॉल 9 और टोटल 9×5=14, ये होगा ना x गुना 9/14। तो बॉल पॉइंट निकालनी है, लेकिन बॉल पॉइंट हमको कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, यानी उतना बराबर 108 होगा। तो देखिए x गुना 9/14 बराबर 108, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुना 14/9, और काटिएगा तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 14 दूना 28, 14 दो 16, यानी 168। यानी क्या निकला, x बराबर 168 निकला, यानी टोटल पेन क्या है, 168 है इसके लिए। अब देखिए, अब टोटल पेन x निकला, तो a के लिए तो क्या निकला है, तो देखिए फॉर्मेट एक पकड़िए, 108 है, यानी 108 क्या है टोटल पेन, यानी यहाँ पे क्या है 240, तो 240 गुना 14/9 है, तो देखिए 9×5=14, दोनों को जोड़े होंगे, 6×5=11, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और गुना 9 है, 9 कौन सा है बॉल पॉइंट, तो यहाँ बॉल पॉइंट क्या है 6, तो यहाँ निकालिएगा तो इसके लिए आपको टोटल निकलेगा। उसी तरह इसके लिए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 200 गुना 4×1=5, और बटा बॉल का अनुपात कितना है 4, इसलिए 150 के लिए इसका निकालिएगा तो 150 गुना 3×1=4, और बॉल के लिए है 3, इसलिए 120 के लिए निकालिएगा तो 3×2=5 और बटा 3, ये सब निकालिएगा तो आपको क्या निकल गया, टोटल निकल जाएगा। तो देखिए 6×4=40, 40 40 440 होगा, 5×5=250 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 3×4=200 हो जाएगा। देखिए इस सब के लिए सब निकल गया आपको टोटल पेन। जैसे ही हमको टोटल पेन निकल गया, तो क्या हमको बॉल पेन तो दिया ही है, जेल पेन निकल जाएगा, तो आगे का क्वेश्चन सब हमें जेल पेन के लिए ही पूछा है। देखिए जैसे स्टोर सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन का स्टोर ए द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमको सबका जेल पेन निकालना होगा, ठीक है। ठीक, तो देखिए इसको जब ये हो गया, ये देखिए, तो हमको क्या करना होगा, जेल पेन तो ये दिखाना होगा। तो देखिए कैसे लिखिएगा आप, सॉल्यूशन में ऐसे आप बना सकते हैं, हल हिंदी है तो हल लिखिए, लिखिए इसमें क्या, दिए गए तालिका से निम्न सारणी बनाया जा सकता है, दिख जा रहा है, बनाया जा सकता है यहाँ पे। अब देखिए क्या बनाइएगा, तो स्टोर दिया हुआ है, तो स्टोर में क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक। स्टोर दिया हुआ है, इधर क्या है, तो कुल बॉल पॉइंट पेन है, तो क्या है, कुल बॉल पॉइंट पेन, कुल बॉल पॉइंट पेन है, तो देखिए कितना है, 108 है, 240 है, 200 150 200 150 और 120 है। देख लीजिए किधर, देख रहे हैं ना,
बेचे गए बॉल पॉइंट 108, 240, 200, 150, 120 है। उसके बाद देखियो ये बॉल पॉइंट और पेन का और जेल पेन का यही रेशियो है ना, जेल पेन का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, 9 5 6 5 4 1, 9 5 6 5 4 1, इधर 3 1 और इधर 3 2। ठीक, ये दिया हुआ है, ये तो डेटा दिया हुआ है। हमें इधर निकालना है कुल पेन, कुल बेचे गए पेन, या कुल लिख दीजिए कुल बेचे गए पेन, कुल बेचे गए पेन। तो कुल बेचे गए पेन कैसे निकालेंगे, तो ये वाले प्रोसेस से। तो लिख दीजिए कैसे, 108 गुना 14/9। देखिए ऐसे जब आप फार्मूला बना के, जब अगर एक कंसेप्ट बना के बना रहे हैं ना, तो एक के लिए सॉल्व कर दीजिए, एक के लिए ऐसे। अब बताइए इसी प्रकार सभी डेटा का कैलकुलेशन करने के बाद हमने टेबल बनाया, ऐसे लिख दीजिए एक लाइन। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। तो 108 गुना, यहाँ पर दिखा देना होगा, 108 गुना 14/9, 14/9, 240/11/6, 200 गुना 5/4 और 150 4/3 और 120 5/3। हाँ देखिए 9 एकम 9 2 12 14 168, 6 चौका 440, 4 पचे 250 और 3 पचे 150 है, 3 50 चौको 100 200, 3 चौको 200। ठीक है, हमने कुल बेचे गए पेन निकाल लिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टोर सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन का। तो सी और डी द्वारा कितना जेल पेन बेचा गया है, देखिए सी और डी द्वारा जेल पेन 250 200 बेचा गया है। अब देखिए सारा निकल गया। तो देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, हल। तो देखिए ये वो तो हो गया, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद ए का हल क्या होगा, तो देखिए स्टोर सी और डी एक साथ बेचे, लिखिए स्टोर सी और डी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन, कुल जेल पेन कितना है, तो स्टोर सी और डी द्वारा, जेल पेन देख लीजिए। तो देखिए, अच्छा देखिए ये जेल पेन नहीं है, कुल बेचे गए पेन है। सी का कुल बेचा गया 250। अब आपको जेल पेन निकालना हो तो कैसे, ऐसे निकालिएगा ना, सी और डी का निकालना है। तो देखिए सी का कितना है, सी का टोटल पेन 250 और जेल का रेशियो क्या है, जेल का 4:2, यानी बॉल का ही जेल का, तो जेल का 1/415, तो ये हो गया 50। ऐसा ही निकलेगा ना। उसी तरह डी का है, तो डी का देखिए क्या है, डी का है 200 टोटल पेन बेच रहा है और जेल का निकालना था, ये बॉल का ही जेल का है, तो जेल का 1 और बटा 3 1 4, यानी इसका भी 50। देख रहे हैं सी और डी दोनों 50-50 जेल पेन बेच रहा है। तो कैसे लिखिएगा यहाँ पे देखिए, आप लिख दिए स्टोर सी और डी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन। तो देखिए सी जो है स्टोर, वो कितना बेच रहा है, टोटल पेन बेच रहा है 250 और उसका रेशियो जेल का है 1/5। उसी तरह डी कितना बेच रहा है 200 और रेशियो है 1/4। दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 50 आएगा, प्लस 50 आएगा, यानी 100 जेल पेन वो दोनों मिलके बेच रहा है। अब देखिए दूसरा क्या पूछा, जेल पेन से ये हो गया स्टोर ए द्वारा, एक साथ यहां से हटा दीजिए, जब एक ही है तो एक साथ क्या, स्टोर ए द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन। तो लिख दीजिए यहाँ पे स्टोर ए द्वारा बेचे गए जेल पेन, तो स्टोर ए द्वारा जेल पेन कितना बेचा गया देखिए, तो ए का देखिए, ए का टोटल 168 है और बॉल और जेल का रेशियो क्या है, तो जेल का 5 है, तो 5/14, यानी 168 और 5/14 कीजिएगा, तो 14 एकम 14, 2 14 12 25 60, यानी 60 होगा। ठीक है, अब देखिए अब दोनों निकल गया। अब देखिए क्या पूछा, स्टोर सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए कुल जेल पेन, यानी 1600 स्टोर ए द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए इसीलिए अभिष्ट अनुपात बराबर, तो इसका तो 100/60,
ये कीजिएगा तो 10/6, 2×5 = 3, यानी 5:3। देखे, पहले पूछा सी और डी के एक साथ बेचेगा कुल जेल पेन, हमने कुल जेल पेन निकाल लिया 100, ए के लिए जेल पेन निकाला 60। अब बोला है दोनों का रेशियो यानी अनुपात निकालिए, तो हमने अनुपात 100/60 निकाला। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10/6, और 2×5 = 10, 2 3 6, तो 5:3, यानी 5:3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टोर ई द्वारा बेचेगा कुल जेल पेन स्टोर बी द्वारा बेचेगा कुल जेल पेन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए हल तो लिखिए स्टोर ई द्वारा बेचे गए जेल पेन ई द्वारा जेल पेन। उसी तरह स्टोर बी द्वारा, उसी तरह लिख दीजिए, तब डेटा देख लेते हैं। ई स्टोर बी द्वारा बेचे गए जेल पेन। ठीक है। अब देखिए ई द्वारा, अब ई द्वारा ई कितना, ई टोटल बेच रहा है 200 पेन, और जेल का 2 है, या रेशियो 3 2 3 2 5, यानी 200 का 2/5, 200 का 2/5, 200 का 2/5। उसी तरह बी का देखिए, बी का क्या है 440, 6 5 का रेशियो है, तो 5/11, 440 और आपका 6 5 था ना, तो 5/11 होगा, 5/11। और देखिए 5 चौका 20, तो ये होगा 80, और 11 चौका 40, तो 200, यही ना होगा, 80 और 200 दोनों का निकाल लेंगे। अब पूछ क्या रहा है, इतना इतना कितने प्रतिशत कम है, यानी ये जो है ये इससे कितना प्रतिशत कम है, तो इसलिए लिखिए, इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत कमी, तो कितना है 80, 200 से कितना था 200 माइनस 80, इतना तो कम हुआ। और किसके रिस्पेक्टिव पूछा है, तो 200 का, तो 200 नीचे गुना 100। हमेशा परसेंटेज जिससे पूछे, जिसके सापेक्ष पूछे, जिसके रिलेटिव पूछे, वो नीचे हो। तो बोले 80, इससे कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो निकालेंगे कम कितना है, तो 200 में 80 घटा देंगे, तो इतना कम हुआ। और किससे पूछा, तो 200 से पूछा, था 200 नीचे गुना 100। अब क्या करना है, इसको सब ये कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज कीजिए। 280 गया तो कितना 120 और डिवाइड बाई 2, 60, यानी 60% आपका आंसर हो गया। यानी जो पूछा है कि स्टोर ई द्वारा बेचेगा कुल जेल पेन स्टोर बी द्वारा बेचेगा कुल जेल पेन से कितने प्रतिशत कम है, तो 60% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बॉल पॉइंट पेन का विक्रय मूल्य 5 रुपया है और एक जेल पेन का विक्रय मूल्य 8 रुपया है, तो स्टोर सी द्वारा अर्जित कुल राजस्व ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि स्टोर सी है, जितना बॉल पॉइंट बेच रहा है वो पता होना चाहिए, और जितना जेल पेन बेच रहा है उतना पता होना चाहिए। तो बोल रहा है कि उस स्टोर सी एक बॉल पॉइंट बेच रहा है कितना रुपया में, 5 रुपया में, और वो एक जेल पेन कितना रुपया में बेच रहा है, 8 रुपया में। तो कितना अर्जित राजस्व होगा, कितना उसके बाद रेवेन्यू होगा, यानी दोनों बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन बेचने के बाद तो कितना उसके पास इनकम होगा, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ठीक है, हम बॉल पॉइंट निकाल लेते हैं, उसको गुना 5 कर देंगे, और जेल पॉइंट जितना बेचेगा उसका गुना 8 कर देंगे। ठीक, तो देखिए हल में क्या निकालिएगा, तो पहले तो आप बॉल पॉइंट पेन निकाल लीजिए स्टोर सी का, तो लिखिए स्टोर सी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन, बेचे गए बॉल पॉइंट पेन। उसी तरह स्टोर सी द्वारा बेचे गए जेल पेन, यही ना, बेचे गए बॉल पेन और जेल पेन। अब देखिए सी द्वारा बॉल पॉइंट पेन, तो डेटा देखिए सी द्वारा, तो सी कितना 250 टोटल, और जेल 1/5, 250 का 1/5, तो यानी क्या 250 का 1/5, यानी 250 का 1/5 यानी 50, यानी 50 पीस जो है वो बॉल पॉइंट पेन बेच रहा है। अच्छा देखिए, रुकिए, सॉरी,
ये तो जेल निकल गया ना, बॉल पॉइंट का डेटा तो हमको क्लियर कर दिया ही हुआ है, बॉल पॉइंट का डेटा हमें तो दिया ही हुआ है। देखिए किसके लिए है, आपका सी के लिए था, सी के लिए बॉल पॉइंट कितना बेच रहा है 200 ना, तो उसका तो डेटा डायरेक्ट दिया हुआ है, हम जो आप निकालें उस आपका जेल निकल गया, ठीक 200 बॉल है, तो ये यहाँ तो 200 होगा, यहाँ ये यहाँ पे आएगा 250 गुना 1/5 दिख रहा है ऐसे, 1/5, तो ये हो जाएगा 50, और ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट दिया हुआ है हमको ना, बॉल पॉइंट पेन 200 बेच रहा है। अब दोनों बॉल पॉइंट निकल गया, तो अब हमको ये निकालना है कितना अर्जित, इसलिए अभीष्ट अर्जित कुल राजस्व, अभीष्ट अर्जित कुल राजस्व, यहाँ ये भी लिख सकते हैं स्टोर सी द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो 200 बॉल पॉइंट बेच रहा है, तो 200 बॉल पॉइंट, एक बॉल पॉइंट का कितना दाम 5 रुपया, ठीक। जेल पेन कितना बेच रहा है, 50 को जेल पेन पूछ रहा है, और एक का दाम 8 रुपया, तो जुड़िए 2 पचे 10 यानी 1000 प्लस 8 पचे 40 यानी 400, यानी 1400 रुपया वो रुपया का चीजें बेचा, यानी 1400 रुपया उसके पास आया, ठीक है। ये आपका 1400 रुपया उसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इस सब क्वेश्चन में क्या था, बस आपको टोटल निकालना था, ये गलती नहीं करना था कि बॉल पेन से ही आप रेशियो निकाल लेते तो आपका गलत हो जाता है। तो देखिए स्टोर ए और ई द्वारा बेचे गए जेल पेन की औसत ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं है, दोनों का निकाल लीजिए पहले जेल पेन, तो स्टोर ए द्वारा बेचे गए जेल पेन, उसी तरह स्टोर ई द्वारा बेचे गए जेल पेन। अब डेटा देखिएगा, तो ए द्वारा कितना टोटल बेचा जा रहा है, तो ए द्वारा बेचा जा रहा है 168, और बॉल और जेल पेन का जो रेशियो दिया हुआ है हमको है तो 5/14। उसी तरह ई द्वारा कितना बेचा जा रहा है, तो ई द्वारा टोटल पेन 200 बेचा जा रहा है, और जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 का दिया हुआ है, यानी जेल निकालना है 2/5। तो 14 का कीजिएगा तो 14 एकम 14, और 14 दूना 28, 12 पचे 60, और कीजिएगा तो 40 दूना 80, ठीक है 60 और 80, और दोनों निकल गया। इसीलिए क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो अभीष्ट औसत बराबर कितना है, दोनों का सम 60 + 80/2, यानी 100 814 140/2 यानी 70 क्या है, पेन है। तो देखिए हम ये सब औसत इसलिए नहीं समझा रहे हैं, सब कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने औसत दो जगह पढ़ाया है, एक तो बीपीएससी पीटी मैथ के लिए वहाँ भी हमने औसत काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, और आपको डीआई मेंस के लिए भी हमने औसत पढ़ाया है, ठीक है। इसलिए हम ये सब नहीं बता रहे हैं कैसे औसत हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब नहीं अगर देखे होंगे तो सब वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बी और सी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन में, क्या बोला है, बी और सी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन में से क्रमशः 40% और 20% पेन ग्राहकों द्वारा वापस कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर कार्य नहीं कर रहा है, तो बी और सी द्वारा मिलाकर वास्तव में बेचे गए पेन की कुल संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ है जेल पेन के बारे में कह रहा है कि बी और सी द्वारा जो जेल पेन बेचा जा रहा है उसका 40% और 20% रिटर्न हो जा रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बी और सी द्वारा मिलाकर वास्तव में बेचे गए पेन, यानी पेन का मतलब क्या, बॉल पेन भी और जेल पेन भी, यानी जेल पेन यहाँ से दिया हुआ है उससे निकालिए, बॉल पेन का तो आपको डेटा दिया ही हुआ है शुरू से ही। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ए बी और सी है, तो बी और सी के लिए तो आपको निकालना होगा पहले बी और सी का जेल पेन, तो लिखिए स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन, स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन। तो देखिए कुल जेल पेन क्या हो जाएगा, तो बी टोटल कितना था, 440 था, हम डेटा देख ले रहे हैं ताकि आपको बार बार पीछे जाना पड़ेगा, तो 440 बी द्वारा टोटल कितना पेन बेचा जा रहा था 440, ठीक है, और जो अनुपात दिया हुआ था क्या था, 2:, कितना का था 5 6:5 का था, तो 5/6 11, तो ये हो जाएगा 11 × 4 = 44 40 अच्छा 200, यानी 200 आपको बेचा गया, ठीक है।
अब देखिए 200 पेन स्टोर बी बेच रहा है, जेल पेन। अब उसका पूरा 40% वापस हो जा रहा है, तो क्या लिखेगा, यहाँ लिखिए 40% वापसी के बाद, वापसी के बाद लिख दीजिए। तो अब स्टोर बी द्वारा लिखिए, स्टोर बी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन, जेल पेन। अब देखिए जेल पेन टोटल तो 200 बेचा था, लेकिन बेचारे का क्या हुआ, 40% वापस हो गया, यानी कितना बेचा, 60%। तो यहाँ पे 60 कर दीजिए, गुना 100 माइनस 40 तो बेच दिया, तो 60% वो बेचा, यानी 100, यानी ये हो जाएगा 200 गुना 60/100, तो यानी क्या हो गया, 120। यानी 120 पेन क्या हुआ, जेल पेन वो बेचा स्टोर बी। इसी प्रकार हमको क्या निकालना होगा, सी के लिए निकालना होगा, तो सी के लिए निकाल लीजिए। इसी तरह हमसे स्टोर सी के लिए निकालना होगा। अच्छा जी, एक चीज और कर सकते हैं, देखिए यहीं पे कर लीजिए कि देखिए स्टोर बी द्वारा जेल पेन इतना बेचा जा रहा है, और बॉल पॉइंट पेन कितना बेचा जा रहा है, उधर डेटा था, बॉल पेन तो शुरू में दिया हुआ था, किसका था, बी का था। बी के लिए बॉल पेन 240 है, देखिए बी के लिए बॉल पेन कितना है, 240 बॉल पॉइंट पेन बेच रहा है, ठीक है। तो उसका यूज कर लेंगे हम, दो सौ चालीस। तो देखिए यहां पे लिख लीजिए, इसीलिए इसीलिए स्टोर बी द्वारा स्टोर बी द्वारा स्टोर बी द्वारा कुल बेचे गए पेन, कुल बेचे गए पेन, बेचे गए पेन। तो कुल बेचा गया पेन कितना है, तो देखिए 240 तो उसका बॉल पॉइंट पेन है, तो लिख लीजिए, आपको नहीं अगर ये हो रहा है तो, बॉल पेन, बॉल पेन और प्लस जेल पेन। तो ये बॉल पेन क्या है, 240 और 120 जेल पेन बेचा, तो दो एक तीन 360, यानी 360 पेन टोटल भी बेच रहा है, दिख जा रहा है 360। देखिए स्टोर बी द्वारा जेल पेन 120 बेचा जा रहा है, और बॉल पेन तो हमको डायरेक्ट दिया हुआ है 240, तो बॉल पेन 240 और 120 जेल, यानी इसको जोड़िएगा तो 360 पेन आपको बेच रहा है। उसी तरह अब देखिए, अब आपको स्टोर सी के लिए निकाल लीजिए। तो स्टोर लिख सकते हैं आप, लिखने के लिए कि इसी प्रकार मतलब जैसे हमने बी के लिए निकाला है, सी के लिए निकालेंगे। स्टोर सी द्वारा बेचे गए बेचे गए बेचे गए जेल पेन लिख दीजिए, बेचे गए जेल पेन। तो देखिए सी द्वारा क्या हो रहा है, तो सी द्वारा टोटल पेन बेचा जा रहा है 250, और रेशियो से करेंगे, और जो अनुपात दिया हुआ है तो ये हो रहा है 50 जेल पेन वो बेच रहा है, ठीक है। स्टोर सी, अब स्टोर सी में क्या है कि 20% वापसी हो जा रहा है, तो 20% वापसी के बाद, तो 20% वापसी के बाद स्टोर सी द्वारा बेचे गए कुल पेन, कुल जेल पेन लिखिए, जेल पेन, ठीक है। अब देखिए क्या, स्टोर सी द्वारा बेचे गए कुल जेल पेन क्या था, 50 तो टोटल बेच रहा है, लेकिन बेचारे का 20% वापसी हो जा रहा है, यानी कितना, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% जो होगा वो बेच रहा है। तो 50 का 80% यानी 40 जेल पेन बेचा, ठीक। अब क्या लिखिएगा, तो स्टोर, इसलिए स्टोर सी का, अब टोटल का लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे किए थे, जैसे यहाँ लिखे थे ना, स्टोर बी द्वारा कुल बेचे गए पेन, उसी तरह स्टोर सी द्वारा बेचे गए कुल पेन, तो इसमें क्या होगा, बॉल पेन प्लस जेल पेन। अब देखिए बॉल पेन कितना है सी का, तो सी का बॉल पेन है 200 बेच रहा है, 200, और जेल पेन कितना बेचा है 40, तो 40 यानी 240 दिख जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे 240 है, ठीक है। 200, ये देखिए ये 200 है और ये 40 है, तो यहाँ पे 240 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देते हो जाएगा, ये क्या है 240, क्या है 240 है।
ठीक है, अब दोनों का हमने निकाल लिया, तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, देखिए पूछा है कि तो बी और सी द्वारा मिलाकर वास्तव में बेचे गए पेन की कुल संख्या बताइए। तो स्टोर बी द्वारा कितना 360 और स्टोर सी द्वारा 240, तो आपको क्या होगा कुल, तो लिखे इसीलिए स्टोर बी और सी द्वारा, स्टोर बी और सी द्वारा बेचे गए कुल पेन, बेचे गए कुल पेन की अभिष्ट संख्या, की अभिष्ट संख्या, यानी जो पूछा जा रहा है अभिष्ट संख्या, तो कितना था, एक था 360 और दूसरा था 240, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36 4, देखिए तो कैलकुलेटर कर लीजिए, 300, देखिए कैलकुलेटर का यूज है, कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए, कोई दिमाग की बात नहीं है इसमें। 600 ऐसे दिख रहा था, 24 34 30 60 होता 6, लेकिन हम करके आपको इसलिए दिखाते हैं कि आपको भी हैबिचुअल आदत होना चाहिए कि 600 हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आपका 4 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपने देखा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट था। ट्रिक कहाँ था कि टोटल आपको निकालना होता, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन का, बहुत लोग इस क्वेश्चन में ही करते हैं वो मिस्टेक से, कि वो बहुत लोग ये करते हैं कि टोटल नहीं निकालते, और ये दिया हुआ है तो वो समझते हैं कि इसी से हमको इसका निकाल लेना है। जैसे देखिए इससे ऐसे लोग बनाते हैं कि 108 है तो 108 और जेल पे निकालना है, तो जेल क्या 5/9, 5/14, यही ना अनुपात से ऐसे ही निकलता है ना, 9 5 का अनुपात है, तो 5 जेल है, 9 इसका, तो 9 5 14। अब ये करते तो कितना आता, देखिए 108 डिवाइड बाई 14 गुना 5, ये आ रहा है 38.57, 38.57। ऐसा ही गलत लग रहा है क्योंकि पेन पॉइंट में आता, कतई नहीं आएगा पेन पॉइंट में, पेन तो 1 2 3 में आएगा ना, तो इसलिए यहीं पे गलती करता वो लोग। इसलिए ये जो दिया हुआ है अगर बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन, तो टोटल पर ही अप्लाई होगा, तो टोटल हम पहले निकालेंगे, तो थोड़ा एक का मान के, और हमने देख लिया कि कैसे रन कर रहा है, उसके बाद हमने सबका निकाल लिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद जेल निकालते गए और बनाते गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तालिका क्या बोला है, 5 अलग अलग गांव एबीसीडी में आयोजित चुनाव के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए ये क्वेश्चन रखने का कारण ये है कि अभी हालिया वर्ष जो है चुनावी वर्ष रहा है, तो हो सकता है कि आपके बीपीएससी मेंस का एग्जाम जो जनवरी में हो संभावित है, उसमें आपको इलेक्शन मतलब चुनाव से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो थोड़ा सा आपको बात पता होना चाहिए कि पंजीकृत मतदाता यानी रजिस्टर्ड वोटर्स, दिए गए मतों का प्रतिशत यानी वोट कास्ट, आपको देखते हो कि हर इलेक्शन के शाम को आता है इतना वोटर्स टर्न आउट हुआ, यानी वोट कास्ट इतना हुआ, और वैध मतों यानी वैलिड वोट्स इतना हुआ। तो देखिए आजकल तो ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, तो ईवीएम में तो वैलिड और इनवैलिड का कंसेप्ट है नहीं। कोई व्यक्ति अगर गया तो या तो किसी कैंडिडेट है उम्मीदवार है उसी को वोट देगा, नहीं तो नोटा दबाएगा, वोट इनवैलिड तो होगा नहीं, वैलिड वोट होगा, नहीं तो नहीं देगा, नहीं तो वैलिड होगा। ये पहले जो वैलिड पेपर से होता था उसमें वैलिड इनवैलिड होता था कि वहाँ पे जाकर मोहर लगाना पड़ता था, और मोहर भी एक सर्टेन रीजन में लगाना पड़ता था क्षेत्र में, उससे अगर बाहर अगर मोहर मार दिए तो भी इनवैलिड होता था, या इंक इधर उधर कर दिए तो भी इनवैलिड होता था, तो उस केस में इनवैलिड होता था। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले, तो पंजीकृत मतदाता यानी गांव ए जो है उसमें 36,000 मतदाता जो है पंजीकृत है, रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में नाम है उसका, उसका 75% वोट देने जा रहा है, तो क्या निकालिए इसका 75% निकाल लेंगे हम, 36,000 का 75%। ठीक है, अभी कीजिएगा 100 से 100 कैंसिल होगा, और 360 गुना आप 75 कीजिए, 360 गुना 75, 27,000 यानी 27,000। तो इस 27,000 क्या हो गया, मत इतना मतदाता मत देने गया। उसके पूछा वैध मत इतना है, तो वैध मत कितना, जितना मतदाता गया होगा 27,000 गया, उसी का ना 90% निकालेंगे तो वैध निकलेगा। तो इस 27,000 का, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कंटिन्यू, 270 गुना 90, 270 गुना 90, या गुना 0.9 कर दीजिए, गुना 0.9 कर दीजिए, ये कितना निकलेगा 24,000
300। यानी क्या देखें, 36,000 वोटर्स था जो पंजीकृत मतदाता था, उसमें 75 गया यानी 27,000 वोट दिया, उसमें से 90% वैध हुआ, तो इसका 90% निकाले तो 24,300 आपका वोट वैध है। और तो कुछ अवैध हुआ होगा, तो 27,000 में से 24,300 घटा लेंगे तो अवैध निकल जाएगा। या 27,000 जो वोट पड़ा, तो 90% सही वैध हो गया, तो 10% अवैध होगा, तो अगर 10% भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा मेरा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी 2700। यानी क्या हुआ, गांव ए में 2700 अवैध वोट हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इतना का इतना परसेंट निकालेंगे तो वो मतों की संख्या होगा, और जो आएगा उसका 90% निकालेंगे तो वैध, और 100 में से इतना घटा के 10% तो अवैध। ठीक, चलिए। और ये देखिए 2700 तक आया है, 2700 याद रखिएगा। देखिए फिर हम एक चीज़ और बता देते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर हमसे पूछे कि गांव ए में अवैध वोट बताइए, कितना अवैध वोट हुआ, तो देखिए गांव ए में क्या है, 36,000 तो वोटर्स है, 75% क्या गया, वोट देने गया, 75% इतना वोट पड़ा, उसमें 90% वैध हुआ, तो इतना का 10% क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अब डायरेक्ट निकालिएगा तो ये 2700 आएगा। नहीं विश्वास है तो हम बताते हैं, कैलकुलेटर करके देखिए। 2 2 4 0, देखिए 3 जीरो है, तो 2 जीरो और 2 जीरो 1 जीरो कैंसिल, यानी 36 गुना 75, 36 गुना 75, 2700। देखिए 2700 वोट। और हम उस प्रोसेस से भी क्या निकाले थे, 2700 यहाँ पे आया था, यहाँ पे 2700 आया था। नहीं होगा तो आप पीछे करके देख लीजिए। तो डायरेक्ट भी आप 2700 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्या पूछ रहा है, तो गांव ए और डी की एक साथ अवैध मध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब एक तो आप इस तरह हम बताएंगे हर केस में निकालिए, या एक टेबल बना लीजिए, या इतना मतदाता है तो इसका 75% निकाल के मत वैध मत, उससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगा। तो क्या कीजिए, इस पे एक टेबल बनाइए। क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा, दिए गए तालिका से, दिए गए तालिका से निम्न सारणी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है, तो गांव है, गांव है, और गांव में कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, गांव है। अब यहाँ क्या है, पंजीकृत मतदाता है, पंजीकृत मतदाता, उसके बाद दिए गए कुल मत, यहाँ कुल मत है, दिए गए कुल मत लिख लीजिए, यही है ना, दिए गए कुल मत, दिए गए कुल मत, और इधर वैध मत, वैध मत है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा डेटा देख लीजिए, 36,000, 45,000, 40,000, 50,000, 25,000, तो लिखिए 36,000, 45,000, और क्या था 40 50, 40,000, 50,000 और था 25,000। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या है, इसका 75% निकालेंगे तब मत निकले, 75 80 50% है, तो देखिए 75, तो ऐसे लिखिए। थोड़ा सा और स्पेस चाहिए हमको, वैध मत, थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं। इधर लिखते हैं वैध मत। ठीक है, अब देखिए 36,000 है, का 75% करेंगे तो निकालेगा, इसका 45,000 है, ये 40,000 है, 50,000 है और 25,000 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, जो परसेंटेज है लिख रहे बी और सी का, देखिए 75 तो हो गया, 80 50 80 60, 80 50 80 60, तो 80 50 80 60, और सबका डेटा निकालिए। तो देखिए डेटा निकालिए कैलकुलेटर से, तो 360 गुना 75, 360 गुना 75 27,000, और ये 450 गुना 80 36,000, और इधर हो जाएगा 400 गुना 50 20,000, और ये हो जाएगा 500 गुना 80, 500 गुना 80 40,000, और ये हो जाएगा 250 गुना 60
15,000। ठीक है, अब ये आपका डेटा निकल गया वैध मत, वैध नहीं, दिए गए कुल मत। अब वैध मत कैसे निकलेगा, तो इतना का, तो 27,000 का 90%, 90% वैध हो रहा है ना, तो 90% वैध हो रहा है। ठीक है, अब ये 36,000, तो 36,000 का, ये 20,000 का, ये है 40,000 का, ये है 15,000 का। ठीक है, अब देखिए 90 का 75, 100, 60, 80, 75, 100, 75, 100, 60, 80, 75, 100, 60, 80। अब क्या करिएगा, कैलकुलेटर यूज करिएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। तो देखिए 270 गुना 90, 270 गुना 90, 24,300, 24,300, और ये 360 गुना 75, 27,000। इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20,000 होगा, और ये हो जाएगा 400 गुना 60, 24,000, और ये हो जाएगा 150 गुना 80, 12,000। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमें टेबल जैसे ही बना लिया ना, तो सारा चीज़ें अब यूज हो जाएगा। देखिए कुल, देखिए पंजीकृत मतदाता गांव में है, ठीक है, दिए गए कुल मत, ये सब मत दिया है, इतना वैध हुआ है। अवैध पूछेगा तो क्या करेंगे, कुल मत जो इतना दिया हुआ है इसमें से 24,300 घटाएंगे तो अवैध हो जाएगा, इसमें से इतना घटा देंगे तो अवैध हो जाएगा, जैसे जैसे पूछेगा हम अवैध निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल कीजिए। क्या पूछ रहा है, गांव ए और डी के एक साथ अवैध मत ज्ञात कीजिए। अब एक साथ अवैध, तो देखिए गांव ए के लिए लिखिए, गांव ए के लिए। अब देखिए बहुत चाहिएगा तो एक दो लाइन में भी डायरेक्ट लिख दीजिएगा, दोनों में से माइनस करके गांव ए के दोनों जोड़, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो एग्जामिनर भी अच्छा होता है, तो मार्क्स नहीं काटेगा आपका, स्टेप आधार मार्क्स भी नहीं काटेगा। तो गांव ए के लिए, गांव ए के लिए क्या है, दिए गए कुल मत, दिए गए कुल मत, तो कुल मत क्या था, 27,000 है ना, दिए गए कुल मत, देखिए गांव में 27,000 मत दिया गया, 27,000। ठीक, और वैध मतों की कुल संख्या, वैध मतों की कुल संख्या गांव ए में, देखिए गांव ए के लिए ये सब डेटा लिख रहे हैं इसलिए ऊपर हम गांव ए लिख दिए हैं। तो वैध मत गांव ए के लिए कितना है, 24,300, 24,300। इसीलिए अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या कैसे निकलेगा, ये 27,000 जो दिया है, 24,300 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 24, 3, 3 और 27, 2700 दिख जा रहा है, 2700। चलिए इसी तरह क्या कीजिए, गांव डी के लिए निकालिएगा। तो क्या करें, यहाँ निकाल दें, चलिए आगे वाले पे निकाल देते हैं, गांव डी के लिए, गांव डी के लिए देखिए अब क्या है, गांव डी के लिए, गांव डी के लिए, तो गांव डी के लिए वही दिए गए कुल मत, दिए गए कुल मत, दिए गए कुल मत कितना है, 40,000 गांव ए के लिए है ना, गांव डी के लिए देख लीजिए, गांव डी के लिए कितना था, गांव डी के लिए 40,000 और ये 24,000 है, 40,000, और दिए गए कुल मत के वैध मतों की कुल संख्या, वैध मत कितना है, वैध मतों की कुल संख्या, वैध मतों की कुल संख्या कितना है, 24,000। इसीलिए कितना हो गया, अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 24,000, 40,000, एक जीरो और, ये कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है, अब देखिए अब दोनों निकाल लिए हम। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए गांव ए और डी के एक साथ अवैध मत ज्ञात कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इसीलिए अभिष्ट, गांव ए और डी के अवैध मतों की अभिष्ट संख्या, देखिए गांव ए और डी, गांव ए और डी के अवैध मत, अवैध मतों की अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर कितना, इसमें कितना था, 2700,
तो देखिए इसमें 2700 प्लस 6000 क्या हो जाएगा, 8700। कितना हो जाएगा, 8700। अच्छा ये 6000 नहीं 16000 है ना, 24 34 16,000 होगा ना, तो ये 16,000 हो जाएगा, तो ये 18,700। ठीक है, क्या हो गया, 18,700 आपका आंसर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन को कुछ लोग कहेंगे सर आप इतना लंबा चौड़ा बना रहे हैं, क्यों इतना लंबा चौड़ा बनाने का, इसको छोटा तो कर ही सकते हैं। तो छोटा कर सकते हैं दोस्त, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे छोटा कर लेंगे आप। अगर आप चाहेंगे तो एक दो लाइन में भी इसको कंप्लीट कर देंगे। क्या पूछा था आपसे, कि आप ऐसे ही नहीं पूछा था गांव ए और डी के अवैध मतों की अभिष्ट संख्या बताइए। तो लिखिए गांव ए और डी, गांव ए और डी के अवैध अवैध मतों की अभिष्ट संख्या। ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर। तो देखिए ए में क्या था, ए में कुल कितना वोट था, 36,000 रजिस्टर्ड। उसमें से कितना 75% वोट्स दिया। उसमें से 90% क्या था, वैध था। तो 10% ही अवैध होगा ना, हमसे अवैध पूछा है तो 10% डायरेक्ट। प्लस डी के लिए देखिए, डी के लिए रजिस्टर्ड वोटर कितना था 50,000, यानी पंजीकृत कितना था 50,000। उसमें से कितना वोट देने गया है, 80% वोट देने गया, तो 80%। और वैलिड कितना हुआ था 60%, यानी इनवैलिड हो गया 40%। दोनों को कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ गया डायरेक्ट। अब देखिए 3 जीरो है तो 2 जीरो है, एक 3 जीरो है, इधर से इधर कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा 36 गुना 75 प्लस ये देखिए 1 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 500 गुना 80, 500 गुना 8। अब देखिए 36 गुना 75, 36 गुना 75 2700, और उधर है 500 गुना 8, 500 गुना 8 पचास 40, 50,000। 27 तो ठीक है, इधर 16,000 आना चाहिए ना, कैसे कुछ गलत हो गया क्या। डी का केस है ना, तो डी में है 50,000 वोटर्स है, 80% वोट देने गया, ठीक है। और 60% वैलिड हो रहा है, तो 40% इनवैलिड होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो के, अच्छा यहाँ पे हो 8 4 छूट गया ना, 8 भी और 4 भी है ना, तो 8 चुको 32 और 32 गुना 500, 32 गुना 500 16,000। अब जोड़िएगा तो 16 दूना 18 7,000। ये भी आंसर हो गया। तो क्या देखें, एक लाइन में हुआ कि नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ों को, कि हाँ 75 वो निकला हो, आप किसी को अब ये ना पता चले कि क्या निकला तो कैसे होगा। इसलिए थोड़ा सा स्टेप से बना दिए हमने कि भाई हाँ सिंपल से आप ये बना लीजिए, टेबल बनाइए, टेबल के बाद वो सब कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप एक लाइन में ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 2 का ए का फिर कैसे आ गया, अच्छा ये नहीं ये बी है, ठीक है। गांव ए और बी में एक साथ दिए गए मत गांव डी के वैध मतों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कीजिए कैसे बनाइएगा हल। बोला गांव ए और बी में एक साथ दिए गए मत, एक साथ दिए गए मत, तो ये तो दिया हुआ है। तो गांव गांव ए और बी में दिए गए मत, में दिए गए मत, तो कितना दिया गया मत था गांव ए और बी में, तो देख लीजिए डेटा दिया हुआ है आपका। गांव ए और बी में दिए गए मत, ए और बी में दिए गए मत 27,000 और 36,000, 27,000 और 36,000, क्या है 27,000 और 36,000। तो 27 6 33 30 63,000। अब देखिए ये सब दिख जा रहा है डायरेक्ट, नहीं तो आपको ये करना है, आपको ये सब कर लेना है, कोई इशू नहीं है। 27,000 प्लस 36,000, ये सब हमको दिख जा रहा है, इसलिए 63,000। देखिए 63,000 आया है 63, ठीक है। अब देखिए 63,000 हो गया। अब उसके बाद क्या पूछा है, ये तो हमने निकाल लिया। गांव डी के वैध मत पूछा है, तो गांव डी का वैध मत कैसे निकालिएगा। तो वैध मत तो हमको टेबल में लिया हुआ है ना, गांव डी में कुल वैध मत, तो वैध मत टेबल में दिया हुआ है हमको, क्या टेबल में दिया हुआ है ना, देखिए टेबल में दिया हुआ है। गांव डी है ना, डी में देखिए 24,000, गांव डी में 24,000 दिख रहा है आपका वैध मत, तो लिख दीजिए।
24,000 हो गया। अब दो डेटा पूछा है, दोनों निकालनी है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, गांव ए और बी में एक साथ दिए गए कुल मत, यानी ए गांव डी के वैध मतों का कितना प्रतिशत है, यानी डी का कितना इसका कितना प्रतिशत है, यानी 63,000, इसका कितना प्रतिशत है। तो लिखिएगा क्या, इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना, तो पूछा है 63,000, 24,000 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछेगा वो नीचे। अब इसको क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 6300 और डिवाइडेड बाई 24, यानी ये हो गया 262.5%। ये आपका आंसर हो गया, 262.5% आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव बी डी और ई वे वैध मतों का औसत ज्ञात कीजिए। बी डी ई, बी डी ई, देखिए क्या है, बी है यानी ए, डी है यानी ए, और ई है यानी ए। तो वैध मत है, तीनों वैध मत लिखिए और तीनों का औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या होगा, तीनों का सम डिवाइड बाई 3। ठीक है, चलिए इसका हल कीजिए। तो क्या कीजिएगा, एक तो है कि डायरेक्ट तीनों का लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो गांव बी में कुल वैध मत, कुल वैध मत, तो गांव कितना था, 27,000। उसी तरह गांव कितना डी में कुल वैध मत कितना था, इसमें 24,000 था। उसी तरह गांव ई में कुल वैध मत कितना था, 12,000। ठीक है, वैध मत 12,000। इसीलिए अब क्या पूछा है, औसत पूछा, इसीलिए अभीष्ट औसत बराबर, अभीष्ट औसत बराबर क्या होगा, तीनों का सम यानी 27,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 3। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 27,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000, ये हो गया 63,000, यानी 63,000 बटा 3 और डिवाइड कीजिएगा 3 से आ जाएगा 21, यानी 21,000, यानी 21,000 औसत ए निकला। ठीक है, अब देखिए, अब चाहते आप तो डायरेक्ट ये इतना भी बना सकते थे, क्योंकि ये सब तो हमने टेबल पे निकाल रखा है। आप डायरेक्ट चाहते थे ये भी लिखिए, इसलिए अभिष्ट औसत बराबर इतना बराबर इतना। लेकिन देखिए इतना से भी हो सके कि आपके एग्जाम में आधा नंबर काट ले, लेकिन ये चीज़ आप लिख दीजिएगा तो आपका कोई गुंजाइश नहीं बचता है आपका मार्क्स कटने का। नेक्स्ट देखिए, गांव डी और ई में एक साथ कुल अवैध, ये क्या चाहिए, अवैध मत गांव सी में दिए गए कुल मत से कितना अधिक या कम है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, फिर निकालिए इसका भी हल। गांव डी और ई में एक साथ कुल अवैध मत, तो लिखिए गांव डी और ई में कुल अवैध मत। तो अवैध मत कैसे निकलेगा, कुल मत में से वैध मत घटा दीजिए। तो डी के केस के लिए देखिए, डी के केस के लिए देखिए, तो डी क्या है, यही ना, डी है 40,000 वोट पड़ रहा है और उसमें 24,000 वोट वैध है। तो 40 में से 24,000 घटा देंगे तो 16,000 बचेगा, वो हमारा अवैध हो गया। है ना, देखिए, तो 40 में से 24,000 घटा दीजिए, तो 40,000 में से 24,000 घट गया, तो ये हो गया आपका डी के लिए। उसी तरह ई के लिए, तो ई के लिए देखिएगा तो 15,000 वोट उसमें पड़ ही रहा है और 12,000 उसका वैध है, तो 12,000 घटा दीजिएगा तो वो बचेगा जो अवैध हो गया। तो 40 में से 24 जाएगा तो 16,000 और प्लस 12 में से 3 यानी 19,000, यानी 19,000 गांव डी और ई के लिए कुल अवैध मत है। अब गांव सी में कुल मत पूछ रहा है, तो देखिए गांव सी में दिए गए कुल मत, तो गांव सी में दिया गया कुल मत कितना है देख लीजिए, गांव सी में दिए गए कुल मत, तो देखिए गांव सी में दिए गए कुल मत है 20,000, हमको यहाँ पे दिख रहा है इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख रहा है 20,000, 20,000 2,000 हो गया 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, देखिए गांव डी और ई के साथ कुल अवैध, यानी इसका दिए सी में दिए गए कुल मतों से कितना अधिक या कम है, यानी ए इससे कितना कम अधिक है, तो देख रहे हैं 19,000 20,000 से कम ही होगा ना, तो कम है, इसलिए लिखिए अभिष्ट, अभिष्ट कमी
बराबर अभीष्ट कमी बराबर कितना आता है 20,000 माइनस 19,000 बराबर 1,000। 1,000 का कमी है। देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में गांव ए और सी में एक साथ कुल वैध मत गांव डी और ई में एक साथ दिए गए मतों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जो दिया हुआ है पहले निकालिए, उसके बाद जो पूछेगा प्रतिशत निकालेंगे। तो गांव ए और सी में एक साथ दिए गए कुल मत, तो लिखिए गांव ए और सी में कुल वैध मत में कुल वैध मत, तो कुल वैध मत ए और सी में कुल वैध मत ए और सी, देखिए ए और सी, ए है और सी है, वैध मत है ए में तो 24,300 और सी में 20,000, 24,300 और 20,000, तो बस यही लिखना है 24,300 20,000। तो ये 24,300 और 20,000, तो 20 24 कितना 44,300। ठीक है, कितना हो गया 44,300। अब क्या बोले गांव डी और ई में एक साथ दिए गए मत, तो ठीक है लिखिए गांव डी और ई में दिए गए कुल मत कितना है। डी और ई में दिए गए कुल मत, देखिए डी और ई में कुल दिए गए कुल मत हमको दिख रहा है यहाँ पे डी और ई में कुल मत कितना है 40,000 और 15,000, 40,000 और 15,000, तो लिखिएगा 40,000 प्लस 15,000 कितना हो जाए 40 50 55,000, 55,000। अब देखिए जो पूछ रहा है आप लिखिए, अब बोल रहा है कि गांव ए और सी में एक साथ कुल वैध मत यानी ये डी और ई में एक साथ दिए गए मत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यानी यह इससे कम है या ज़्यादा है का प्रतिशत निकालिए। 44,300 है 55,000 इधर कम है यानी प्रतिशत कम ही निकालना होगा, इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, तो 55,000 माइनस 44,300 बटा 55,000 गुना 100, यही ना। आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। देखिए 55,000 माइनस 44,300 10,700 निकला, तो यहाँ पे देखिए 10,700 गुना 55, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 550 दिख जा रहा है। 10,700 550 डिवाइडेड बाई 550, ये आपका बन के आ रहा है 19.45%, यानी ये आपका आंसर हो गया 19.45%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डेटा टेबल के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है थ्योरी जिसको बोलते हैं, उसके बाद हमने क्वेश्चन किया बहुत सारा, आपको बीच बीच में हमने चीज़ें बताई कैसे कैसे करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी हमसे जुड़े और वो भी इस जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका बेनिफिट वो भी उठाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।